इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु या क्षेत्र क्या होता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किन किन बातों का समावेश किया जाता है, ये देखने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ या आशय। तो आप देखिए, इस संबंध में दो दृष्टिकोण है, एक संकुचित दृष्टिकोण है और एक विस्तृत या व्यापक दृष्टिकोण है। संकुचित दृष्टिकोण को सबसे पहले देखते हैं कि संकुचित दृष्टिकोण कहता है कि स्वतंत्र और संप्रभु देशों के मध्य राजनीतिक सरकारी संबंधों का समावेश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है। यानी ये जो बात कहना चाह रहा है संकुचित दृष्टिकोण, ये नाम ही इसका संकुचित है, अर्थात ये कहना चाह रहा है कि केवल और केवल राजनीतिक संबंध दो देशों के मध्य या दो से ज़्यादा देशों के मध्य जो राजनीतिक संबंध जो सरकारी स्तर पर स्थापित किए जाते हैं, वहाँ की सरकारों के मध्य जो संबंध स्थापित होते हैं, उसको ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पढ़ा और समझा जाता है। एक व्यापक दृष्टिकोण है जो ज़्यादा लोकप्रिय है। आज के संदर्भ में व्यापक दृष्टिकोण ही ज़्यादा प्रासंगिक माना जाता है। तो व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्रों के आपसी संबंधों के सभी पहलुओं का अध्ययन, चाहे अब सारे संबंध, सारे प्रकार के जो संबंध है वो व्यापक दृष्टिकोण में शामिल किए गए हैं, चाहे वो राजनीतिक हो। राजनीतिक तो संकुचित भी करता है, लेकिन संकुचित राजनीतिक के अलावा अन्य दृष्टिकोणों को शामिल नहीं करता है। तो राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, शांति के प्रयास हो, शांतिमय संबंध हो, चाहे युद्धमय संबंध हो, चाहे युद्ध चल रहा हो उस दौरान, कानूनी संबंध हो चाहे सांस्कृतिक कल्चरल संबंध हो, आर्थिक संबंध हो चाहे भौगोलिक संबंध हो, सरकारी संबंध हो चाहे गैर सरकारी हो, तो सभी प्रकार के संबंध, सभी प्रकार के व्यवहार दो देशों में या दो से अधिक देशों के मध्य जो होते हैं, उनका अध्ययन व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति। तो प्रकृति का जहाँ तक संबंध है कि ये व्यापक जो दृष्टिकोण है उसी को ध्यान में रखता है। तो आइए देखते हैं इसको क्या कहना चाहता है। यह एक व्यापक शब्दावली है जिसमें राष्ट्रों के आपसी संबंधों का विवेचन किया जाता है। इन संबंधों में फिर वही बात जैसा व्यापारिक उसमें व्यापक दृष्टिकोण में बताई गई थी, आर्थिक संबंध आ गए। व्यापारिक संबंध, दो देशों के बीच में व्यापार होता है, दो देशों के बीच में मुद्रा का आदान प्रदान होता है, धन का आदान प्रदान होता है, तो आर्थिक संबंध हो गए। सांस्कृतिक संबंध, सांस्कृतिक चीज़ें कई होती है, चाहे साहित्य हो, कला हो, संगीत हो, तो विभिन्न क्षेत्रों से जो चीज़ें एक देश से दूसरे देश के बीच में आदान प्रदान होता है, शैक्षणिक हो सकता है, कानूनी हो सकता है, राजनीतिक तो खैर है ही, और खोज व अन्वेषण संबंधी और अन्य सभी संबंध आ जाते हैं। तो कुल मिला के प्रकृति जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, वो ये बताना चाहती है कि सभी प्रकार के संबंध दो देशों के मध्य जो होते हैं या दो से अधिक देशों के मध्य जो संबंध होते हैं, उनका इसमें समावेश आ जाता है। इन संबंधों के कारण क्या होगा? इन संबंधों के कारण यह होगा कि उन राष्ट्रों के बीच में आपस में संपर्क होगा, उनके बीच में सहयोग होगा, उनके बीच में क्रिया होगी, उनके बीच में उस क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तो एक प्रकार से ये नेटवर्क ऑफ रिलेशन यानी संबंधों का जाल बन जाता है। तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो जानकार विद्वान है, वो जब ये बात कहते हैं कि व्यापक दृष्टिकोण ही आज के समय में प्रासंगिक है और इसकी प्रकृति ऐसी है कि बहुत सारे संबंध समाविष्ट हो जाते हैं और इस कारण से संबंधों का एक जाल सा बन जाता है। तो यदि आपको इस संबंधों के जाल को समझना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी होने के नाते
बहुत से विषयों की जानकारी आप रखें। अब वो कौन कौन से विषय हैं जो देखिए, एक तो है मनोविज्ञान आपको आना चाहिए, अर्थशास्त्र आना चाहिए, इतिहास आना चाहिए, विधि या कानून आपको आना चाहिए, समाजशास्त्र की भी आपको जानकारी हो, भूगोल की हो, राजनयिक यानी डिप्लोमेसी की भी आपको जानकारी हो, संवैधानिक इतिहास की भी जानकारी हो। उन देशों का जब आप संबंध पढ़ रहे हैं तो उन देशों का संविधान किस प्रकार से बना, कैसे संविधान बनने की शुरुआत हुई और कैसे आज का संविधान विकसित हुआ, ये आपको जानना चाहिए। और इसके अलावा भाषाओं की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ी बहुत भौतिक विज्ञान की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इतने विषयों की जब आपको जानकारी होगी तभी आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझ पाएंगे। तो जैसे भारत और अमेरिका के मध्य आपको संबंधों का अध्ययन करना है, तो इसके लिए केवल आपको राजनीतिक बातों की जानकारी नहीं होनी चाहिए, आपको अर्थशास्त्र जैसी बातों की जानकारी होनी चाहिए। मनोविज्ञान की जानकारी खास तौर से उस समय बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई जब शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य चल रहा था। वो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध ही था। तो उस दृष्टि से मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, आप दोनों देशों के समाजों को समझना चाहते हैं, हिस्ट्री आप समझना चाहते हैं दोनों देशों की, भाषाएं आप समझना चाहते हैं, तो इस प्रकार से इतनी चीज़ों की जब आपको जानकारी होगी, देन यू विल स्टडी द इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जब आपको कुछ सहायक विषयों की जानकारी भी हो। अगला एक प्रश्न बनता है, वो बनता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर पूछा जा सकता है या समानता, या दोनों ही पूछे जा सकते हैं। एक शब्द है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, तो परिभाषा हमने देख ली। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नाम से स्पष्ट है, यानी केवल राजनीतिक संबंधों की चर्चा करती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राजनीतिक के अलावा अन्य संबंध, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, ऐतिहासिक हो, आर्थिक हो, विभिन्न प्रकार के संबंध आ जाते हैं। तो ये हम देख लेते हैं इनमें क्या अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण अवधारणा है। हम यदि ये समझ जाएं तो ये इस अंतर को भी आसानी से, कि संकुचित अवधारणा के अनुसार केवल राजनीतिक संबंध और व्यापक अवधारणा के अनुसार सभी प्रकार के संबंध। तो इस हिसाब से जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर करते हैं, तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में एक संकुचित अवधारणा है। संकुचित का मतलब वही कि केवल और केवल राजनीतिक संबंधों का ही इसमें समावेश होता है। तो मूल अंतर यही ध्यान रखें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नाम से ही स्पष्ट है, केवल राजनीतिक संबंधों का ही समावेश होता है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें राजनीतिक के साथ साथ अन्य विभिन्न प्रकार के संबंधों का भी समावेश होता है, जिनमें आपके राजनीतिक तो है ही, आर्थिक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं, सभी प्रकार के संबंध आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है विश्लेषणात्मक है। इसका विश्लेषणात्मक का अर्थ हुआ कि केवल ये नहीं बताता है कि क्या है, ये भी बताता है कि क्यों है, किस प्रकार से है। और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में लिखा है कि ये वर्णनात्मक है, केवल वर्णन करता है, यानी क्या है ये बताता है। और जबकि क्यों है, इसका कारण क्या है, किस प्रकार से ये हो रहा है, जब हम किसी चीज़ को और ज़्यादा डीपली समझने के लिए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं, तो उसको कहेंगे हम विश्लेषण कर रहे हैं। आगे एक पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केवल कौन सा पहलू है? राजनीतिक पहलू है। तो ऑल एंड ऑल मैं ये कुल मिला के ये चीज़ें आप समझे कि राजनीति जो है संकीर्ण है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक अवधारणा है। पहला अंतर। दूसरा, राजनीति में केवल राजनीतिक संबंधों को शामिल किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विभिन्न संबंधों को शामिल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एनालिटिकल है, विश्लेषणात्मक है, जबकि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध डिस्क्रिप्टिव है। इस प्रकार से ये 3-4 अंतर आप ध्यान रखें, तो आपके ये 50 शब्दों का एक प्रश्न पूछा जाता है कि दोनों में अंतर कीजिए। ऐसा ही एक प्रश्न आता है, दोनों में समानताएं क्या है?
तो समानताएं क्या है कि दोनों का संबंध किससे है? अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से। पहली चीज़ तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब घटनाएं चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, सबका अध्ययन किया जाता है। दोनों का लक्ष्य क्या है? दोनों का लक्ष्य है कि इन घटनाओं का अध्ययन करके आप विश्व शांति की स्थापना करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध राजनीतिक उद्देश्यों से, ये भी है, दोनों में कॉमन है। राजनीतिक उद्देश्य तो दोनों में कॉमन है, चाहे आप संबंध का अध्ययन करें या राजनीति का, दोनों में। और एक देश दूसरे देश के साथ पहला जो उसका संबंध स्थापित करने का मूल उद्देश्य होता है वो पॉलिटिकल ही होता है, कि राजनीतिक संबंध ही स्थापित वो करना चाहता है। उसके बाद अन्य संबंध स्वतः बनते जाते हैं। जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना चाहता है उसे कुछ अंश में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन, कुल मिला के दोनों अलग नहीं है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है एक बड़ा गोला है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इसी गोले में एक छोटा सा गोला है। तो जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से चलेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते करते आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहुँचेंगे। इसलिए कह रहे हैं विद्वान कि आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन करना ही पड़ेगा। इसलिए दोनों में समानताएं हैं, यानी दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं, एक जो है दूसरे का हिस्सा है, किसी प्रकार का इनमें विरोधाभास नहीं है। इसलिए जब आप एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना ही पड़ेगा, तभी आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे 2-3 प्रश्न हमने देखे, इसमें बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और एक बड़ा जो प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है इसको भी हम देखना चाहिए कि क्या है ये। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र और विषय वस्तु। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसमें किन किन बातों का आप अध्ययन करते हैं, किन किन बातों का समावेश करते हैं। तो देखिए, थोड़ी सी भूमिका देख लेते हैं कि किसी विषय के क्षेत्र और विषय वस्तु का आशय है कि उसमें किन किन बातों का अध्ययन किया जाना चाहिए। ये क्षेत्र कहलाता है कि आप कौन कौन सी चीज़ें उसमें सम्मिलित करते हैं, वो आपका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र या विषय वस्तु कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपेक्षाकृत एक नया विषय है। ये जो है इसका अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो पहले से ही प्राचीन काल से देशों में स्थापित होते रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन एक विषय के रूप में ये काफ़ी नया है और इस कारण से अभी तक इसका क्षेत्र निश्चित नहीं हो पाया है। बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि इसमें इन चीज़ों को होना चाहिए, इसमें इन चीज़ों को होना चाहिए, तो उनके नाम हम ध्यान में रख लेते हैं कि कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र या विषय वस्तु सुनिश्चित करने का प्रयास किया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है विंसेंट बेकर का, चार्ल्स स्लाइचर का, रॉबर्ट स्ट्राउस का, क्विंसी राइट का, पामर और पार्किंसन। इन विद्वानों ने अपने अपने योगदान दिए, अपने अपने कारक या तत्व बताए कि इन चीज़ों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में समावेश होना चाहिए। तो इसी आधार पर जब हम निष्कर्ष रूप में देखना चाहें कि कुल मिला के कौन से ऐसे तत्व हैं, तो फिर हम देखेंगे कि कुछ 6-7 ऐसी चीज़ें या ऐसे बातें हैं जिनका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में होना चाहिए। सबसे पहला है जिस चीज़ का अध्ययन होना चाहिए वो है राज्य। राज्य यानी स्टेट जिसे आप कहें, ये राष्ट्र शब्द का ही पर्यायवाची है। राज्य का अर्थ आप यह न समझे कि एक देश के प्रांत अलग चीज़ है, ये स्टेट की बात करता है। तो स्टेट बोले तो स्वतंत्र राष्ट्र। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रधान पात्र होते हैं वो, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्ले करने वाले महत्वपूर्ण पात्र राज्य ही होते हैं, राष्ट्र ही होते हैं। तो इनका अध्ययन सबसे पहले होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख पात्र राज्य होते हैं
अतः इनमें राज्यों के आपसी संबंधों और पारस्परिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि राज्यों का आपसी संबंध कैसा है, उसका अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन है। तो राज्यों के ये संबंध और व्यवहार अत्यधिक जटिल होते हैं और अनेक तत्वों से प्रेरित होते हैं। बहुत सी चीज़ें होती है जो इन दो या दो से अधिक राष्ट्रों, जैसे भारत और चीन की हम बात करें, उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना चाहें तो भारत और चीन के संबंध बहुत जटिल है और बहुत सी चीज़ों ने इसको प्रभावित किया है। इसमें भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा भूगोल और राजनीति को मिला के कहा गया है। ऐतिहासिक चीन का इतिहास कैसा रहा है, भारत का क्या रहा है, हमारे ऐतिहासिक रिश्ते किस प्रकार के थे पहले, जैसे एक सिल्क रूट हम पढ़ते हैं जो चीन से होते हुए अफ़गानिस्तान तक जाता था कनिष्क के समय में। धार्मिक हमने देखा कि गुप्त काल में और उसके बाद हर्षवर्धन के समय बहुत से चीनी जो है विद्यार्थी, चीनी जो है स्कॉलर भारत आए, उन्होंने यहाँ अध्ययन अध्यापन किया। भारत से भी बहुत से दूत सम्राट अशोक के समय भेजे गए। उसके बाद हमारे बीच में एक युद्ध भी हुआ 1962 में। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। धार्मिक चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। भारत बहुधर्मी देश है, बहुत सारे यहाँ धर्म संप्रदाय हैं, जबकि चीन में बौद्ध संप्रदाय मुख्य रूप से है। सामरिक और वैचारिक चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। भारत जो है एक लोकतांत्रिक जो है देश है और बहुदलीय लोकतांत्रिक है। चीन एक साम्यवादी देश है, वहाँ पर एक ही दल की सरकार है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें भी अपने को देखनी पड़ेगी। तो अतः इन तत्वों का अध्ययन भी अपरिहार्य है। इसलिए आप जब दो राष्ट्रों के बीच, दो राज्यों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर उनके इन चीज़ों, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामरिक, वैचारिक, ये चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। दूसरा जो पॉइंट आता है कि किस चीज़ को पढ़ें हम, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पावर, यानी शक्ति। शक्ति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे अधिक बल शक्ति के अध्ययन पे ही दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के उपार्जन के लिए प्रयत्नशील है। हर राष्ट्र शक्तिशाली बनना चाहता है, अधिकाधिक शक्तिशाली बनना चाहता है और शक्ति के दृष्टिकोण से ही वो अपनी विदेश नीति की रचना करता है। कोई भी राष्ट्र अपनी जो विदेश नीति बनाता है वो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही बनाता है कि मुझे अधिकाधिक शक्ति किस प्रकार से प्राप्त हो, अधिकाधिक मैं कैसे पावरफुल बनूं। चाहे अमेरिका हो, चीन हो, भारत हो, रूस हो, सभी देशों की यही स्थिति है। अगला जो पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में, वो देखेंगे हम कि अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक जो संगठन बने हैं, खास तौर से यूनाइटेड नेशंस और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके बाद बहुत से संगठनों का निर्माण हुआ है, तो इनका अध्ययन भी जरूरी है। तो आज राष्ट्रों के मध्य संबंध द्विपक्षीय का मतलब दो राष्ट्रों के बीच में संबंध, जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत चीन, ऐसे नहीं रहकर आज संबंध कैसे हो गए हैं, बहुपक्षीय हो गए हैं, यानी बहुपक्षीय बनते जा रहे हैं। और इस कार्य में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्षेत्रीय संगठन। और ये संगठन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये संगठन राष्ट्रों के मध्य देखिए विभिन्न प्रकार के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इनके एक साल में, 2 साल में आप देखते हैं इनके सम्मेलन, सभाएं और इनके सेमिनार होते रहते हैं। तो उनमें राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं और उस दौरान विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होती है, विभिन्न प्रकार के समझौते होते हैं, विभिन्न प्रकार की संधियां होती है। तो इस प्रकार से विभिन्न देशों में पारस्परिक संबंधों का विकास हो जाता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन संगठनों के मंच पे उठाई जाती है, आर्थिक मामलों को इन पे, सैनिक मामले हैं, तकनीकी है, सांस्कृतिक है, ये चीज़ें काफ़ी हद तक इन संगठनों के मंच पे जब भी इनकी बैठक सभाएं होती हैं तो उस दौरान उठाए जाते हैं। तो कुछ प्रमुख संगठन, सबसे महत्वपूर्ण तो यूएनओ है, आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन,
जो है सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद EU आपका है, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन है। कोविड के समय में अभी इसका रोल बड़ा महत्वपूर्ण है। यूनेस्को है, यूनिसेफ है, सार्क है। सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। सार्क जो है दक्षिण एशिया के जो हमारे 8 देश हैं उनका एक संगठन है। अभी थोड़ा अप्रासंगिक सा हो रखा है भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव के कारण। आसियान है, ये साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनका संगठन है, 10 देश इसके सदस्य हैं। ब्रिक्स एक नया संगठन है जो भारत, रूस, माफ़ कीजिए, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को मिला के बनाया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण संगठन है। नाटो जो है सैनिक संगठन है, विश्व युद्ध के जो है दौरान इसका बड़ा महत्व रहा। तो ये कुछ संगठन है, शीत युद्ध के दौरान ये बड़ा महत्वपूर्ण संगठन रहा। तो कुछ ऐसे संगठन और भी बहुत से संगठन बनते जा रहे हैं। तो ये संगठनों का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में होना चाहिए। उसके बाद है अगला पॉइंट चौथा, युद्ध व शांति की गतिविधियाँ। यानी जब भी युद्ध हो दो देशों के मध्य या दो देशों के मध्य शांति स्थापित हो, शांति के प्रयास किए जाएं और शांति बनी रहे, तो उन गतिविधियों का भी अध्ययन हमें करना चाहिए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो प्रश्न होते हैं वो प्राय युद्ध और शांति से ही संबंधित होते हैं। गंभीर प्रकृति के आपसी मामलों पर राष्ट्रों में युद्ध हो जाता है, और अनेक बार तो युद्ध भी नहीं होता है पर इतना भयंकर तनाव हो जाता है कि जैसे युद्ध ही हो रहा हो। और इसका उदाहरण है शीत युद्ध, जो सोवियत संघ यानी सोवियत रूस और अमेरिका के मध्य हुआ था। बड़ा ही ऐसी तनावपूर्ण स्थिति थी, आगे हम एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे इसको। युद्ध नहीं था पर युद्ध से कम भी नहीं था। इसी प्रकार ट्रेड वार, अभी हाल ही में आपने देखा होगा चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार, आर्थिक प्रतिबंध लगाने का एक जो है वार सा चल पड़ा है। तो ये इसके उदाहरण है। ये बिना हथियारों के लड़े जाने वाले युद्ध हैं। फिर इसमें अगला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है कि विदेश नीति के निर्माण की प्रक्रिया, यानी विदेश नीति कैसे बनती है। तो विदेश नीति कैसे बनती है ये भी हमें पढ़ना होगा, क्योंकि विदेश नीति केंद्र बिंदु होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। तो विभिन्न राष्ट्र अपने अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं और उनकी ये प्रक्रिया विदेश नीति के माध्यम से ही कार्य करती है। विदेश नीति में ही वो ये बात शामिल करते हैं कि उनके हितों की रक्षा कैसे होगी। विदेश नीति का अध्ययन इसलिए अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विदेश नीति के तत्व के विदेश नीति में क्या क्या शामिल किया है, इसको ही नहीं पढ़ना है बल्कि ये भी देखना है कि विदेश नीति बनी कैसे, उसके निर्माण की प्रक्रिया और इसको बनाते समय किन किन चीज़ों ने इसको प्रभावित किया, उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन भी जरूरी है। केवल विदेश नीति को पढ़ लेना भर पर्याप्त नहीं है। विदेश नीति कैसे बनी है, कैसे बनती है, भारत की विदेश नीति की बात करें तो किस प्रकार से बहुत से नॉन स्टेट फैक्टर जो हैं उसको प्रभावित करते हैं, और विदेश नीति में कोई चीज़ क्यों आई है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट हुए। अगला पॉइंट देखते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय कानून। आप जानते हैं आज जो समय है वो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था है, तो उसमें कई सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून, नियम, समझौते, संधियां, कन्वेंशन बने हैं। चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे वो मानव अधिकारों से संबंधित हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो। इस प्रकार के बहुत से कानून बने हैं और देश उनको पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, उन पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो इन कानूनों, संधियों, नियमों, समझौतों का अध्ययन भी हमें करना ही चाहिए। कुछ अन्य तत्व और हैं जिनका अध्ययन होना चाहिए। विश्व विदेशी व्यापार का अध्ययन होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो देशों के मध्य होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ही, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से ही विभिन्न देश अपने हितों का संरक्षण करते हैं और
अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संगठन है, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, धन से संबंधित संगठन है, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जैसे ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच है, साफ्टा एक दक्षिण एशिया के देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आर्थिक संगठन है, इनका भी अध्ययन जरूरी है। सैनिक संगठनों जैसे नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों के द्वारा ये बनाया गया था और इसका उद्देश्य था सैनिक जो है सामरिक क्षमता को बढ़ाना। वार्सा पैक्ट जो सोवियत संघ के नेतृत्व में जो साम्यवादी देश थे उनके द्वारा बनाया गया था, इसका भी उद्देश्य वही था, सामरिक क्षमता, साझा सामरिक क्षमता को बढ़ाना। और कुछ राजनीतिक संगठन भी हैं, जैसे G4 एक नया ही संगठन अभी बना हुआ है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत भी इसका सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत, जापान, ब्राज़ील ये कुछ इसके सदस्य हैं। दक्षिण अफ्रीका ये चाहते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्यों के रूप में इनको शामिल किया जाए। G7 विश्व के कुछ विकसित जो राष्ट्र हैं उनको शामिल किया गया है। पहले ये G8 था मूल रूप से, लेकिन रूस को इससे बाहर कर दिया गया। अभी ये G7 ही कहलाता है। G20 विकासशील देशों का संगठन है, जो इसमें एक्चुअली G20 नहीं रह गया, अब काफ़ी सारे देश शामिल हो गए, पर परंपरागत रूप से इसको G20 ही कहा जाता है। तो ये इस प्रकार के जो संगठन हैं इनका भी अध्ययन इसमें किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन क्षेत्र में कई प्रकार के छोटे बड़े विषय शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे छोटा सा परिचय का समाप्त हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अपने साथियों के साथ अधिकाधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।